भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो अपनी सुंदरता और चाय के लिए पूरे विश्व में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आजकल भी भारत का यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बना हुआ है। लेकिन इस बार चर्चा का मुद्दा कुछ और है, जो है मणिपुर में होने वाली हिंसा। मणिपुर में हो रही इन हिंसक घटनाओं ने न केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र को बल्कि पूरे भारत को हिला के रख दिया है। वैसे तो आप आजकल मणिपुर की इन घटनाओं पर न्यूज चैनल और सोशल साइट्स के जरिए नजर गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम इन हिंसक घटनाओं के पीछे का कारण और इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मणिपुर की इन घटनाओं को जन्म दिया है वहां के दो समुदायों के आपसी संघर्ष ने, और ये जनजातियां हैं कुकी और मैती। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है ये जनजातियां और क्या कारण है इनके आपसी संघर्ष का। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब पूर्वोत्तर भारत की ओर अंग्रेजों ने अपने कदम बढ़ाए थे। अंग्रेजों ने यहाँ की चाय और तेल पर डाका डालने के लिए इन क्षेत्रों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह से अलग करने की योजना बनाई थी। इस समय यहाँ वैष्णव सनातनी लोग रहा करते थे, जो स्वभाव के सीधे और सरल होते थे। इन्हें इन क्षेत्र की बहुमूल्य संपदा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और वो इस क्षेत्र पर इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था लेकर आए, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और ये परमिट एक तय सीमा तक ही काम कर पाएगा। परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने यहाँ खुद के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी रेजिडेंस बनवाए, जहां अंग्रेजी अफसरों को रखा जाता था, जो इस क्षेत्र में चाय की पत्ती उगाने और उसे बेचने का काम करते थे। कुछ समय के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों के यहाँ भेजना शुरू कर दिया। मिशनरियों ने यहाँ आसानी से लोगों के धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। अब अधिकतर लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, तो अंग्रेजों ने इसे एक ईसाई राज्य बनाने का विचार शुरू कर दिया था। साथ ही अंग्रेज इस क्षेत्र से चीन, भारत और पूर्वी एशिया पर अपनी पकड़ भी बनाए रखना चाहते थे। अब अंग्रेजों ने अपनी दूसरी चाल चली, जिसके तहत उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा कई सरकारी सुविधाएं भी दी। पहले से बसे वैष्णव सनातनी लोग मैती जनजाति कहलाए और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को कुकी जनजाति कहा गया। इस समय इन जनजातियों के अलग अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे, जिससे धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वाले लोगों की संख्या वैष्णव लोगों की संख्या से बढ़ने लगी। यहाँ के मूल निवासी हमेशा अंग्रेजी शासन का विरोध करते रहे, जिस कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत में विभाजन करने में नाकाम रहे। लेकिन अधिकतर लोगों का धर्म परिवर्तन करने में अंग्रेज सफल हो गए। अब मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी जनजाति ने कब्जा कर लिया, जबकि केवल 10% भूभाग पर ही मैती जनजाति रह गई थी। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर कुकी जनजाति को कब्जा करने दिया। अब समय आया भारत की आजादी का। आजादी के समय यहाँ के राजा बौद्ध चंद्र सिंह थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद अपने राज्य को भारत में मिला दिया। 1950 में जब संविधान अस्तित्व में आया तो सरकार ने मणिपुर के 10% भूभाग में रहने वाले मैती समाज को कोई भी छूट नहीं दी। परंतु 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसके तहत 90% भूभाग में रहने वाली कुकी और नागा ईसाई जनजातियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस एक्ट में यह प्रावधान भी किया गया कि कुकी और नागा ईसाई कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं, जो पहले से ही मणिपुर के 90% भूभाग में रह रहे थे। परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को ये अधिकार नहीं दिए गए। यहीं से मैती लोगों द्वारा दिल्ली से विरोध शुरू कर दिया गया। परंतु पूर्वोत्तर की इस हालत के लिए तात्कालिक सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए। पूर्वोत्तर की इस अस्थिरता का फायदा विदेशी एजेंसियां भारत के विरुद्ध उठाने लगी, जिसमें ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी ने कुकी संप्रदाय के लोगों के हाथों में हथियार थमा दिए, जिसका उपयोग भारत विरुद्ध गतिविधियों में तथा मैतियों को पूर्वोत्तर से भगाने के लिए किया जाने लगा। मैतियों ने भी बिना सरकारी समर्थन के इसका जमकर मुकाबला किया, क्योंकि यह लड़ाई पूर्वोत्तर भारत में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी। तो अधिकतर जनजातियों ने अलग अलग फ्रंट बनाकर हथियार उठा लिए। अब भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विदेशी शक्तियों द्वारा युद्ध का मैदान बना दिया गया। इसी दौरान म्यांमार से आए चिन जनजातियों ने मणिपुर के पहाड़ी इलाकों पर गैर कानूनी रूप से निवास करना शुरू कर दिया।
सरकारों की नाकामी और भद्दी वोटों की राजनीति के कारण इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता तक दे दी गई, जिसने पूर्वोत्तर के इस हिंसक संघर्ष में आग में घी का काम किया। पूर्वोत्तर की हालत बस से बदतर होते चले गए। अब इस संघर्ष का कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। फिर एक दिन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया गया। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कड़े विरोध के बाद भी सरकार नहीं मानी और एयर स्ट्राइक कर दी गई, जिससे कई लोग मारे गए। इसके बाद विद्रोह भयंकर खूनी और सशस्त्र हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश बनने के बाद यहाँ अफीम की खेती धड़ल्ले से होने लगी और पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र अफीम की खेती और तस्करी के लिए खुला बाजार बन गया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की एक बड़ी जनसंख्या नशे की आदी हो गई। नशे की तस्करी से विद्रोहियों की इनकम में भी बढ़ोतरी हुई, जिसका प्रयोग संघर्ष में किया जाने लगा। 2014 के बाद की स्थिति। अब 2014 में बहुमत के साथ केंद्र में मोदी सरकार आई, जिसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वी राज्यों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नागा एकॉर्ड कहा गया। नागा एकॉर्ड के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्रों की हिंसा में कमी आई और भारतीय सेना पर हो रहे आक्रमण भी कम हुए। धीरे धीरे पूर्वोत्तर में शांति स्थापित होने लगी थी। इससे कई सालों से हो रही अफीम की और हथियारों की तस्करी को भी काफी धक्का लगा। वे शक्तियां जो अफीम और हथियारों की तस्करी से दिन रात पैसा कमा रही थी, उनके धन का एक बहुत बड़ा सोर्स भी बंद हो गया। हाल ही के वर्षों में पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। पहली घटना, मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि सरकार म्यांमार से अवैध रूप से आए जिन जनजाति के लोगों को पूर्वोत्तर से बाहर करेगी और अफीम की खेती को जड़ से खत्म कर देगी। दूसरी घटना, मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में मैती जनजाति को भी एसटी का स्टेटस दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू सरकार द्वारा बनाया गया नियम खत्म हो गया, जिससे मैती लोग मणिपुर के केवल 10% भूभाग तक ही सीमित रह गए थे। अब मैती जनजाति के लोग भी मणिपुर में कहीं भी रह सकते थे और बस सकते थे। हाईकोर्ट का यह निर्णय कुकी तथा नागा ईसाइयों को मंजूर बिल्कुल नहीं था और दूसरी ओर सरकार द्वारा उठाए गए कदम के कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया। इसी के बाद कुकी ईसाइयों, नागा ईसाइयों तथा मैती वैष्णवों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। ये वही खूनी संघर्ष है जिसके विषय में समाचारों की खबरों में आपको आए दिन जानकारी प्राप्त हो रही है।